तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईयर का डायग्राम। लेकिन ईयर का डायग्राम आप लोगों को मैंने दिया था क्या, रिमेंबर करने के लिए। रिमेंबर करने के लिए दिया था, मतलब याद करने के लिए कि कहाँ पे एनविल है, कहाँ पे हैमर है, कहाँ पे ईयर ड्रम है, कहाँ पे ईयर लोब है, कहाँ पे पाइना है, कहाँ पे ऑडिटरी कैनल है, कहाँ पे फेशियल नर्व है। ऐसे करके सारा कुछ आपको दिमाग में अटा लेना है, याद करके कि कहाँ पे क्या क्या है। फिर आप लोग आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर को समझ पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पहले वीडियो जो पिछले वाला देख के आओ, कोने पे जाकर क्लिक करो और पिछले वाले वीडियो को देख कर आओ, फिर इस वीडियो को समझना। और वहाँ पे लास्ट में, उस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया, दिखाया था डायग्राम को एक बड़ा सा स्क्रीन पे और बोला था स्क्रीनशॉट मारने के लिए और उसको ड्रॉ करके लेबल करके और उसको याद करने के लिए बोला था। तब तुम इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। तो उस वीडियो को जाकर देख कर आओ और ईयर का डायग्राम जरूर पार लो कॉपी पे, आपको समझने में आसानी होगा। नहीं तो मैं एडिटिंग से आपको दिखा भी दूंगा कि ईयर का डायग्राम भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक, तो सबसे पहले ईयर जो है वो तीन भागों में बांटा गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक, तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आउटर ईयर, फिर मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर। ठीक, तो आउटर ईयर क्या होता है, जो हमें पार्ट बाहर से देखते हैं अपने आंखों से, जो कान देखते हैं, उसी ईयर को हम लोग आउटर ईयर करते हैं। बस बाहरी वाला भाग को क्या बोलते हैं, आउटर ईयर। और जो बीच में तीन चीज होते हैं, स्टीरअप होता है, एनविल होता है और हैमर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर। और बाकी सब बचा कुचा जो अंदर में है वो सबको इनर ईयर, अंदर अंदर में है जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं क्या, इनर ईयर। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं आउटर ईयर से पढ़ना, फिर मिडिल ईयर, फिर इनर ईयर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आउटर ईयर। तो आउटर ईयर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको, पॉइंट को। इट इज द ओनली पार्ट ऑफ ईयर दैट विजिबल टू अस एंड कैन बी फेल्ट। मतलब जो आउटर ईयर जो होता है, जो हम लोग बाहर से देखते हैं कान को, वो हमें आउटर ईयर दिखाई देता है। मतलब क्या दिखाई देता है, आउटर ईयर। जो ये कान दिखता है उस कान को हम लोग आउटर ईयर कहते हैं। जो दिखता है, ये नहीं कि अंदर वाला भी ईयर आउटर ईयर हो गया, नहीं, जो बाहर से बस हमें दिखता है बस उतना ही। और आउटर ईयर में क्या क्या होगा, ईयर लोब होगा, पाइना होगा, ईयर ड्रम होगा, बस यही तीन चीज होते हैं आउटर ईयर में। और तीन चीज मिडिल ईयर में, और बाकी सब आलतू फालतू सब इनर ईयर में चल जाता है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ पाइना, मैंने बोला पाइना होता है, एंड द ईयर कैनल। ईयर कैनल मतलब जो नाली होती है, इनर ईयर कैनल में, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आपको, बगल में साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें ईयर कैनल है, एक रास्ता गया है, उसी से वाइब्रेशन अंदर जाता है ईयर के अंदर। तो ईयर कैनल है और ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम होता है, उसको बोलते हैं जैसे एक ड्रम होता है अंदर में, उसी वही बजता है, वाइब्रेट करता है, तभी हमें साउंड सुनाई देता है और हम उस साउंड को एनालाइज करते हैं, तभी हमारे हमारे ब्रेन पर तक पहुंचता है और एनालाइज होता है। ऑल्सो कॉल्ड ट्रैम्पेनम, मतलब ईयर ड्रम को ट्रैम्पेनम भी बोला जाता है और पाइना को ऑरिकल्स भी बोला जाता है। द पाइना इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑरिकल्स। तो यहाँ पे आउटर ईयर खत्म। ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ईयर का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको वर्किंग जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा, वहाँ पे मैंने बताऊंगा फ्लो चार्ट से कि कैसे ईयर वर्क करता है, कैसे वो साउंड को रिसीव करके एनालाइज करके हमें सुनाई देता है और कैसे हमें साउंड समझ पाते हैं। इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट से समझेंगे ताकि हमें इजी हो समझने के लिए। फिर मिडिल ईयर, मिडिल ईयर बोलते हैं मतलब बीच वाला ईयर को। जैसे मिडिल तीन भागों में बांटा गया है, ईयर, सॉरी मिडिल नहीं, ईयर तीन भागों में बांटा गया है, आउटर, मिडिल, इनर। मतलब आउटर मतलब बाहरी, मिडिल मतलब बीच में। बीच में क्या क्या है, आप लोग ईयर का डायग्राम देख रहे हो, उसमें बीच में क्या क्या है, तो बीच में है ईयर ड्रम है, सॉरी एनविल है, हैमर है और स्टीरअप है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है हैमर, एनविल और स्टीरअप, तीन ही चीज होता है मिडिल ईयर में। तो मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ हैमर, एनविल और स्टीरअप। मैंने बताया मिडिल ईयर में हैमर, एनविल और स्टीरअप होता है। उसके बाद द हैमर रिसीव वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम। हैमर रिसीव करता है ईयर ड्रम से। जैसे ईयर कैनल के बाद जब ईयर ड्रम में जब गया वाइब्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इट कंसिस्ट ऑफ पाइना, द ईयर कैनल एंड ईयर ड्रम। मतलब ईयर ड्रम के पास, ईयर कैनल से ईयर ड्रम के पास जाता है वाइब्रेशन। ये मैं बताऊंगा वर्किंग ऑफ फ्लो चार्ट में बताऊंगा।
तो यहाँ पे समझ लो बस इतना कि ईयर कैनल से पास होके ईयर ड्रम के पास गया, ईयर ड्रम के से हैमर के पास गया। तो हैमर रिसीव वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम से रिसीव करता है हैमर वाइब्रेशन को और सेंड करता है किसके पास, एनविल के पास। और एनविल से फिर वो जाता है किसके पास, स्टीरप के पास, और फिर वहां से स्टीरप से इंटर कर जाता है कहाँ पे, इनर ईयर में, मतलब अंदर वाले ईयर। अब हम लोग पढ़ेंगे इनर ईयर। इनर ईयर में सबसे पहले होता है कोकिला और एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। तो सबसे पहले इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ कोकिला एंड अ लिक्विड, एक कोकिला होता है और लिक्विड होता है। तो कोकिला का यहाँ पे देखो स्प्रिंग स्प्रिंग कर करके होगा, यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पर है, और ये मुझे देखने के लिए यहाँ पे, हाँ। तो स्प्रिंग स्प्रिंग गोल गोल करके कोकिला होगा और लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ईयर को। द कोकिला इज अ वेल सेल लाइक स्ट्रक्चर, एक सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्नेल के जो सेल होता है, स्नेल नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पीछे सेल होता है, उसी तरह से एक सेल जैसा स्ट्रक्चर जैसा होता है कोकिला। एंड एक्सटैचियन ट्यूब, एक्सुटैचियन ट्यूब एक होता है, मतलब यहाँ पे देखना डायग्राम यहाँ पे है, वहाँ पे एक ट्यूब होगा नीचे साइड में, उस ट्यूब को हम लोग स्टैचियन ट्यूब कहते हैं। तो उस ट्यूब वो जो ट्यूब है वो हमारे ईयर में होने वाले प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्या करता है, हमारे ईयर में होने वाले प्रेशर को कंट्रोल करता है, कौन, स्टैचियन ट्यूब। उसके बाद वेन द वाइब्रेशन फ्रॉम स्टीरप, जब मिडिल ईयर में जो स्टीरप होता है उससे वाइब्रेशन इंटर करता है इनर ईयर में, तो दे आर मूव टू द ऑडिटरी नर्व, फिर वो मूव कहाँ करता है, ऑडिटरी नर्व में। यहाँ पे देखो कोकिला के ऊपर में एक नर्व होगा, ऑडिटरी नर्व तरफ मूव करता है स्टीरप से, किससे, स्टीरप से, ठीक। द नर्व रिसीव द साउंड, जो नर्व होता है ऑडिटरी नर्व, वो रिसीव करता है साउंड को और सेंड करता है ब्रेन के पास, किसके पास, ब्रेन के पास। और वो जो ब्रेन होता है वो अपने हिसाब से उस वाइब्रेशन को समझता है और हमको वो वाइब्रेशन सुनाई देती है और हम लोग उसको समझ पाते हैं वो क्या आदमी बोल रहा है। तो यहाँ पे होता है ये स्ट्रक्चर खत्म। अब हम लोग फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट ऑफ वर्किंग ऑफ ईयर। तो फ्लो चार्ट फॉर वर्किंग ऑफ ईयर, मतलब ये फ्लो चार्ट है वर्किंग ऑफ ईयर का। फ्लो चार्ट है वर्किंग ऑफ ईयर का मतलब कि वर्क कैसे करता है ईयर, कैसे काम करता है, कैसे वो साउंड को वो ब्रेन तक पहुंचाता है, उसका एक फ्लो चार्ट है। यह स्टेप बाय स्टेप जैसे एक तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है कि इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये करते करते यहाँ ब्रेन तक पहुँचता है। तो सबसे पहले है यहाँ पे आउटर ईयर का काम। देखो यहाँ पे आउटर ईयर है, यहाँ पे मिडिल ईयर, फिर यहाँ पे इनर ईयर। ये इतना मिडिल इनर ईयर, मिडिल एगो, फिर दो गो आउटर ईयर, इस तरह से दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट से पढ़ना चालू करते हैं आउटर ईयर में। तो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें देखो एक पाइना नाम का चीज़ है, एक पाइना है जो कि यहाँ पे होता है, बाहरी में होता है, बाहर में। वो पाइना कलेक्ट करता है साउंड को, उस तरह से डिज़ाइन है ये कि वो कलेक्ट करता है साउंड को और अंदर किस तरफ भेजता है। कौन भेजता है, पाइना भेजता है। पाइना कलेक्ट साउंड एंड डायरेक्ट सेंड देम टू ईयर कैनल विच लीड टू द ईयर ड्रम, मतलब जब वो जाता है पाइना कलेक्ट करता है साउंड और जाता है अंदर, तो वो ईयर कैनल से पास होते हुए ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है, लीड करता है, फिर वो ईयर ड्रम बजता है। फिर आगे पॉइंट पढ़ते हैं, दीज साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर ड्रम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, मतलब जो साउंड वेव जो पाइना से कलेक्ट होकर वो ईयर ड्रम के पास आया तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगा, वाइब्रेट करता है तभी हम लोग को साउंड सुनाई देता है। तो वाइब्रेट करता है ईयर ड्रम, देखो वहाँ पे ईयर ड्रम होगा, एक साउंड बॉक्स जैसा एक होगा ईयर में, उसमें वहाँ पे होगा ईयर ड्रम, वही ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तभी हम लोग को साउंड सुनाई देता है। दिस बोन्स हैमर, 3 बोन्स, ये हो गया मिडिल ईयर, 3 बोन्स हैमर, एनविल एंड स्टीरअप रिसीव एंड एम्पलीफाई द वाइब्रेशन मेड बाय ईयर ड्रम, मतलब हैमर, एनविल और स्टीरअप एम्पलीफाई करता है और रिसीव करता है, वो उसको लेता है साउंड को। कौन लेता है, हैमर लेता है, एनविल लेता है, स्टीरअप लेता है, और लेकर
उसको एम्पलीफाई करके, जो एम्पलीफाई भी करता है वाइब्रेशन को, और जो कि जो मेड कर बना हुआ रहता है, मतलब जो ईयर ड्रम से आया हुआ रहता है, उस साउंड को ये हैमर, एनविल और स्टीरअप एम्पलीफाई करता है और रिसीव करता है। पहले रिसीव किया, फिर एम्पलीफाई किया, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इनर ईयर में। द कोकिला कन्वर्ट्स द एम्पलीफाइड साउंड, मतलब जो साउंड एम्पलीफाइड किया हैमर, स्टीरअप और एनविल में, वो एम्पलीफाइड साउंड किसके पास पहुंचता है? फिर कोकिला के पास। कोकिला मतलब गोल गोल राउंड सेल लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पे देखो डायग्राम में, वहां पे सेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, गोल गोल करके सेल लाइक। वही कोकिला कन्वर्ट करता है उस एम्पलीफाई वाइब्रेशन को, जो कि थ्री बोन से आया था, मतलब थ्री बोन्स मतलब हैमर, एनविल और स्टीरअप से आया था, उस थ्री बोन से लेकर वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। मतलब एम्पलीफाइड साउंड को वो किस में कन्वर्ट करता है? नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। कौन? कोकिला। फिर कोकिला से होते हुए वो किसके पास जाता है? ऑडिटरी नर्व। वहां पे देखो एक नर्व होगा साइड में, एकदम साइड में उस तरफ एक नर्व होगा, ऑडिटरी नर्व, मतलब वो नस की तरह एक पाइप होगा, उस पाइप से ऑडिटरी नर्व सेंड करता है इम्पल्स को, जो इम्पल्स होता है जो कोकिला से कन्वर्ट करता है एम्पलीफाइड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में, और वो नर्व इम्पल्स से ऑडिटरी नर्व फिर कन्वर्ट करता है किस में? सॉरी, वो भेजता है उस इम्पल्स को ब्रेन पे, ब्रेन पे भेजता है। द ऑडिटरी नर्व सेंड दिस इम्पल्स टू द ब्रेन, ब्रेन की तरफ भेजता है। कौन? ऑडिटरी नर्व, वो पाइप भेजता है नर्व इम्पल्स को। किसको? नर्व इम्पल्स को। फिर द ब्रेन डिकोड्स दिस इम्पल्स, मतलब ये जो इम्पल्स हो गया नर्व इम्पल्स, वो ब्रेन डिकोड करता है और साउंड को समझता है, और हमें साउंड सुनाई देता है, और हमें समझ आता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। इस तरह से काम करता है कौन? ईयर। तो ईयर का डायग्राम बगल में है। अब ईयर का डायग्राम हटाते हैं और चालू करते हैं टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे फ्लो चार्ट यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लो एक बार, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो साउंड मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। ठीक, साउंड कैन बी क्लासिफाइड एज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, मतलब साउंड दो प्रकार के होते हैं, ऑडिबल और इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब जो हमें सुनाई देते हैं, जो इंसानों के द्वारा सुना जाता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ और आपके मोबाइल से आवाज़ निकल रहा है, तो वो ऑडिबल साउंड हो गया। अगर मैं यहीं कि मैं बहुत धीरे से बोलूँ, बहुत धीरे, अगर 20 हर्ट्ज से भी नीचे बोलूँ, तो वो कैटेगराइज करेगा इनऑडिबल साउंड, जो कि हम लोग सुन नहीं सकते हैं। चाहे तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला साउंड। पहले हम लोग ये 20,000 हर्ट्ज क्यों मैं बोल रहा हूँ, हम लोग आगे पढ़ के बताते हैं, समझते हैं। ऑडिबल साउंड कैन बी हर्ड वेयर एज नन ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड कैन नॉट बी हियर बाय ह्यूमंस, मतलब ऑडिबल साउंड सुना जा सकता है ह्यूमन के द्वारा, लेकिन इनऑडिबल या नन ऑडिबल, इनऑडिबल बोले चाहे तो नन ऑडिबल बोले, दोनों में बात में कोई फर्क नहीं है। और तो नन ऑडिबल साउंड हम लोग के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसका, चाहे तो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होता है, इस वजह से हम लोग नहीं सुन पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे द ह्यूमन ईयर कैन हियर दैट साउंड विच लाइज बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, एफ का मतलब यहाँ जो एफ लिखा हुआ है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने एफ लिखा हूँ शॉर्टकट में, ताकि यहाँ पे देखो भरा पड़ा है और लिखने का जगह नहीं था, तो मैंने एफ लिख दिया, शॉर्टकट लिख दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ाया है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है एफ, बड़ा एफ। ठीक, फिर ह्यूमन ईयर जो है वो कितना फ्रीक्वेंसी के बीच में सुन सकता है? तो ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। मतलब कोई भी साउंड अगर 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम हो तभी ह्यूमन उसको सुन सकता है। अगर उससे ज़्यादा हो गया 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या 20 हर्ट्ज से कम, तो वो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो सुन सकते हैं और उन सबको परफॉर्म भी करते हैं, मतलब बोलते भी हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से कम भी बोलते हैं। तो ऐसे साउंड जो हम लोग सुनते हैं, जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, और उस साउंड को जो फ्रीक्वेंसी 20,000 से
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, उस रेंज को हम लोग बोलते हैं सोनिक रेंज। लेकिन रेंज क्या होता है? रेंज दूरी, मतलब एक तरह से मापा तौला हुआ कि हाँ, कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक सुन सकते हैं। तो रेंज भी 3 प्रकार के होते हैं। सोनिक रेंज जो ह्यूमन ईयर के द्वारा सुना जाता है, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, उसको सोनिक रेंज कहते हैं। और एक होता है अल्ट्रासोनिक रेंज, एक मिनट, हाँ, एक होता है इंफ्रासोनिक रेंज, एक होता है अल्ट्रासोनिक रेंज। ये 3 तरह के रेंज होते हैं और ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन दोनों के। तो सबसे पहले 3 तरह का होता है रेंज। मैंने बताया आपको सोनिक रेंज, पहला रेंज मैंने बता दिया कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि ह्यूमन द्वारा सुना जा सकता है, सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज ही तक सुना जा सकता है। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनिक रेंज। क्या बोलते हैं? सोनिक रेंज। अब ये पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज लेस देन टू सॉरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक रेंज। मतलब जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम हो, उस साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? उस साउंड को बोलेंगे इंफ्रासोनिक रेंज। क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक रेंज। वो रेंज क्या कहलाएगा? इंफ्रासोनिक। किसको? जो 20 हर्ट्ज से कम हो, मतलब 20 हर्ट्ज से भी कम हो। ह्यूमन जहां पे 20 हर्ट्ज रहता था, उससे भी कम हो, उसको क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक। और जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक रेंज। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक रेंज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, इट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक रेंज। अल्ट्रासोनिक। तो सबसे पहले सोनिक रेंज फिर से समझो। तो सोनिक रेंज उसको कहते हैं जो ह्यूमन द्वारा सुना जा सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुना जा सकता है। कहां से? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन कुछ साउंड होते हैं जो 20 हर्ट्ज से भी कम होते हैं, 20 हर्ट्ज से भी कम होते हैं। उन साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? उन रेंज को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक रेंज। और जो साउंड, जो फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर हो, उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक रेंज। उस रेंज को अल्ट्रासोनिक रेंज कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देख रहे हो, ये हो गया इंफ्रासोनिक का और ये हो गया अल्ट्रासोनिक का एग्जाम्पल। द साउंड प्रोड्यूस बाय सम नेचुरल इवेंट लाइक एवलांचेस, मीटियोर्स एंड अर्थक्वेक आर कैटेगराइज्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड। देखो, आप लोग अगर अर्थक्वेक मतलब महसूस किए होंगे, कभी देखे होंगे अर्थक्वेक होते हुए, तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, जमीन हिल रहा है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट हिल रहे हैं, उस वक्त कोई साउंड हमें नहीं सुनाई देता है, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से भी नीचे होता है। इसलिए हम ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते हैं। लेकिन कुछ कुत्ते, कुछ जानवर होते हैं, शायद कुत्ता या बिल्ली, कुछ ऐसा ही कुछ जानवर होते हैं जो कि अर्थक्वेक आने से पहले ही समझ जाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। कैसे? क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से भी कम सुन सकते हैं। क्या? 20 हर्ट्ज से भी कम सुन सकते हैं। इसलिए वो नेचुरल इवेंट्स, जैसे मेटियोर गिर रहा है स्पेस से, फिर अर्थक्वेक को सुन लेते हैं। 20 हर्ट्ज से भी वो कम होता है, फिर भी सुन लेते हैं। कौन? कुछ जानवर, जैसे कुत्ता हो गया, वो सब अर्थक्वेक आने से पहले ही जान जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक। तो यहाँ पे ये देख लो, सम एनिमल सच एज बैट एंड डॉल्फिन। कुछ एनिमल जैसे बैट और डॉल्फिन प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक रेंज। अल्ट्रासोनिक रेंज साउंड को प्रोड्यूस करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। मतलब वो पानी के अंदर रहते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा तेजी से बोलते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा। कौन कौन? बैट्स और डॉल्फिन। डॉल्फिन तो पानी में रहता है, लेकिन बैट्स रहता है जमीन पे ही रहता है, पेड़ पे रहता है, अंधेरी वाली जगहों पे रहता है, रात में रहता है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ साउंड खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे इको। इको क्या होता है? तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो, और अब हम लोग चलेंगे इको की तरफ। तो इको, इको का मतलब होता है ऑब्जॉर्प्शन, साउंड अब्जॉर्प्शन। देखो, इको जो होता है, आप लोग कहाँ बेसिकली सुनते हो? आप लोग सुनते हो हिल्स में। जब आप पहाड़ों पे जाते हो, ऊंची ऊंची जगह पे जाते हो, तो इको आप लोगों को सुनने मिलता है। अगर आप चिल्लाओगे या बोलोगे, तो वहां से आप लोगों को साउंड बैक आते हुए दिखेगा, इको दिखेगा। जैसे इको का अगर एग्जांपल मैं दूं, हाँ, वही एग्जांपल हो गया कि इको अगर रिफ्लेक्ट बैक करता है अपने साउंड को, तो साउंड को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है।
साउंड वापस आ रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है नहीं। जैसे कुछ कुछ होता है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे रफ सरफेस है, सरफेस रफ है, तो इससे इको नहीं होगा, ये रफ सरफेस ऑब्जॉर्ब कर लेगा साउंड को। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस है तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कौन? साउंड। जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लाइट के बारे में भी आप सेम पढ़ोगे कि लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे, आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ने को मिलेगा 80 में। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वो भी प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट करता है, मतलब प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्ट करता है, ना कि रफ सरफेस पे। रफ सरफेस पे अब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे साउंड हो रहा है, लाइट हो रहा है। उसी तरह ये इको है, साउंड को अब्जॉर्ब करता है, चाहे तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। इको का मतलब होता है द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, मतलब यहां से आया इधर और फिर टकरा के वापस चला गया, उसी को बोलते हैं इको, इको, ठीक। ये देखो आपको समझाता हूं मैं इस डायग्राम से। ये एक तरह से इको का डायग्राम हो गया, परफेक्ट डायग्राम। यहाँ पे है आपका सेंडर, मतलब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और इससे करके साउंड जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास टकराया और वापस चला आ रहा है, इसे करके वापस आ रहा है। मतलब जो साउंड यहां से गया उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिनल वेव। जो वेव इस सेंडर से पहुंचा ऑब्जेक्ट तक, उसको ओरिजिनल वेव, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर गया, ऑब्जेक्ट से टकराया और रिफ्लेक्ट कर गया, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि इको। मतलब आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हो। अगर ये अच्छा डायग्राम नहीं पढ़ा हो तो आप लोग मेरे नोट्स में भी देख सकते हो, वहाँ पे भी इसका अच्छा सा डायग्राम पढ़ा हुआ है कि इको कैसे होता है। तो सेंडर मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करता है कोई ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से जब साउंड जाएगा वेव की तरह, तो ओरिजिनल वेव जो होगा वो टकराएगा जब ऑब्जेक्ट से, तो वापस आएगा, उसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव या नहीं तो इको, नहीं तो क्या, दोनों सेम चीज है, ठीक। रिफ्लेक्टेड वेव बोलो चाहे तो इको बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे इको का अब लिखेंगे आगे का पॉइंट, तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करो इसको। तो ये है अगला पॉइंट, वी डू नॉट हियर इको क्लियरली व्हेन द सरफेस आर नियर, इट इज ओनली हियर व्हेन द सरफेस आर टू फार, फार अवे। देखो इको भी होता है तो उसका भी एक फैक्टर है कि जितना ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगा, साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल, सॉरी, ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा इको सुनाई देगा, मतलब उतना तेज इको सुनाई देगा। मतलब क्या बोल रहा है? वी डू नॉट हियर इको क्लियरली व्हेन सरफेस आर नियर। मतलब अगर सरफेस नियर होगा, बगल में होगा, तो साउंड इको नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नियर है। साउंड अगर नियर है तो तुरंत ऑब्जर्व कर लेगा वो साउंड को, वो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वही दूर साउंड, दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम लोग अगर बोलें तो वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा साउंड को, क्योंकि दूर है वो मटेरियल, दूर है वो ऑब्जेक्ट, दूर है इसलिए। लेकिन आप आगे पता चलेगा, इट इज ऑल्सो बिकॉज ईयर्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू वॉइसेस व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ नियर बाई सरफेस। मतलब बोल रहा है कि ईयर जो है वो इसलिए वो मतलब पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो हमें इको सुनाई क्यों नहीं देता है? इसलिए नहीं सुनाई देता है क्योंकि हमारा जो कान है वो डिस्टिंग्विश, मतलब कि वो हम लोग को पहचान नहीं पाता है दो साउंड को। जैसे दो साउंड आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वो सेम फ्रीक्वेंसी पे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और वो रिफ्लेक्ट कर तो रहा है लेकिन सेम टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए दो साउंड की वजह से हमें पता नहीं चलता है कि साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन करता है, साउंड रिफ्लेक्ट वहां पे करता है। क्यों? जैसे यहाँ पे नियर बाई सरफेस है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है, तो उस पर मैं बोलूँ तो वहाँ पे साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट करेगा। तब हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि कौन सा साउंड अलग अलग है, मतलब इको पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि वो नज़दीक में है, ये एक मेन रीज़न है। और वो जो साउंड रिफ्लेक्ट होता है तो पॉलिश सरफेस मिरर्स हिल्स एंड टॉल बिल्डिंग्स। मतलब अगर कोई भी सरफेस पॉलिश हो या मिरर हो या हिल्स हो या टॉल बिल्डिंग हो, इन सब चीज़ों पे इको सुनाई जल्दी देता है, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है। मतलब साउंड जल्दी से रिफ्लेक्ट करेगा कब? जब यहाँ पे पॉलिश सरफेस हो
मिरर हो, हिल्स हो, टॉल बिल्डिंग्स हो, तब रिफ्लेक्ट साउंड जल्दी करेगा, लाइट जैसे रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखो, इन ऑडिटोरियम्स और थिएटर साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स आर यूज्ड इन वॉल्स टू अवॉइड इको। मतलब थिएटर और ऑडिटोरियम जो होते हैं उनमें साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा हुआ होता है ताकि वो साउंड को अब्जॉर्ब कर ले और हमें क्लियर वॉइस सुनाई दे। साउंड पूरा अब्जॉर्ब नहीं करता है, सिर्फ इको को अब्जॉर्ब कर लेता है और हमें मेन आवाज़ सुनाई देता है, हमको ओरिजिनल वेव सुनाई देता है। किसकी मदद से ऑब्जॉर्व होता है? साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा हुआ होता है। अब एक और यूजेस ऑफ इको बच रहा है, तो यूजेस ऑफ इको मैं बता देता हूँ। यूजेस ऑफ इको में एक सोनार होता है। सोनार मतलब वो नहीं, सोना बेचने वाला नहीं, सोनार, सोनार SONAR। सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन रैंगिंग। मतलब वो क्या करता है कि वो शिप पे लगे हुए होते हैं, जो पानी के ऊपर जो शिप लगा हुआ रहता है उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, और वो भेजता है साउंड को, पानी के अंदर साउंड को भेजता है, और साउंड जब सरफेस पे जाता है, सी बेड पे जाता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऊपर आ जाता है। तब फिर वो साउंड जो है वो साउंड नेविगेशन रैंकिंग से, मतलब सोनार से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है उसी इंस्ट्रूमेंट को जो साउंड को सीबेड से ऊपर उठा देता है, सीबेड से रिफ्लेक्ट करवा देता है साउंड। वो मेजर कर देता है क्या? सी लेवल, सॉरी सी लेवल बोल रहे हैं, वहाँ पे पानी की सतह से, वाटर सरफेस से सी बेड की दूरी कितनी है वो बता करता है कौन? सोनार। तो फिर से समझ लो कि सोनार जो है कि इंस्ट्रूमेंट है जो कि शिप पे लगा हुआ होता है, उसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन रैंगिंग, साउंड नेविगेशन रैंगिंग। और वो शिप में लगा हुआ रहता है, शिप जो सरफेस पे रहता है, वाटर के सरफेस पे रहता है, उससे वो अपना सिग्नल नीचे भेजता है, सिग्नल नहीं, साउंड को भेजता है, साउंड वेव को नीचे भेजता है समुद्र के अंदर, और वो सी बेड तक छूकर जमीन को, सी बेड के मतलब सी बेड मतलब पानी की सतह को, सतह नहीं अंदरी सतह, जो जमीन होता है पानी के अंदर तो जमीन रहता है, उसको छूकर वो रिफ्लेक्ट कर देता है साउंड को, और साउंड रिफ्लेक्ट करके जब वापस आता है तो वो सी सरफेस से सी बेड का दूरी को नाप लेता है कि पानी कितना गहरा है। इस तरह से सोनार काम करता है और ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। यूजेस ऑफ, अगर आप लोगों को इको चाहिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे नोट्स को देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। अगर मैंने यूजेस ऑफ इको बताना जरूरी समझा तो यहाँ पे मैंने बता दिया। यहाँ पे मेरे पास नोट्स है, अवेलेबल है, आप लोग PDF डाउनलोड कर लो। और यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम लोग चालू करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का चैप्टर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वीडियो आएगा, टाइम लगेगा, बहुत लंबा लंबा वीडियो जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हो कि आधा घंटा का, 1 घंटा का। तो यहाँ पे आप लोग, अगर यहाँ पे आप लोग को चाहिए नोट्स तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, साइंस का प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आएगा सारा का सारा PDF का लिंक को डाउनलोड करके, उस PDF को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद होता है। मुझे भी इतना लिख कर ही याद हुआ है। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे इको ख़त्म हुआ, साउंड चैप्टर ख़त्म हुआ, 3 वीडियो था, तीनों वीडियो मैंने बनाकर ख़त्म किया। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म चालू कर रहे हैं हम लोग अगले वीडियो से।